ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम 2024 का सेमीफाइनल। आज सुबह से ही तेलंगाना में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही लोग घर से निकलना शुरू हो गए थे और लगातार अलग अलग अपनी अपनी इलाकों में जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। मगर हम अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, थोड़ा सा 2018 के मुकाबले वो कमी नज़र आ रही है। 3 बजे तक तकरीबन 52% के करीब ही वोट पड़े हैं, जबकि हैदराबाद की अगर हम बात करें, जो दारुल हुकूमत है तेलंगाना सूबे की, वहाँ पर करीब 31% वोट पड़े हैं। तो थोड़ी सुस्ती है वोटर्स के अंदर। क्या वजह है, किस तरीके से जो है वो लोग मतलब मुद्दों को लेकर के वो पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं, क्या उनके जहनों में चल रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो हावी रहीं, क्या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा, क्या कुछ होने वाला है, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे ख़ास 2 मेहमान मेरे साथ जो है यहाँ पर मौजूद हैं। फैसल खान साहब हैं, लीडर बीआरएस के, और इनके अलावा हमारे साथ हैं टी.आर. श्रीनिवास साहब, जो बीजेपी के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। आपका दोनों का इस्तकबाल मैं करता हूं। और बात यही हो रही है कि किस तरीके से हमने देखा कि 1-2 अगर घटनाओं को छोड़ दें, 1-2 वाक़यात को छोड़ दें, 1-2 बातों को छोड़ दें, तो पुरअमन तरीके से तेलंगाना जो है वो वोटिंग यहाँ की आवाम जो है वो कर रही है। यानी तेलंगाना सूबे की जो आवाम है वो बहुत ही पुरअमन तरीके से वो वोटिंग कर रही है, वोट डाल रही है। बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए मतलब इस मामले में अगर देखा जाए तो वो निगेटिविटी नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। वोट परसेंटेज ज़रूर कम है, मगर पुरअमन तरीके से वोटिंग हो रही है। तो टी.आर. श्रीनिवास साहब क्या कहेंगे, ये जो वोटिंग परसेंटेज है, मतलब ये किस तरफ जो है इशारा करता है? यहाँ की आवाम किसकी उम्मीदों पर पानी फेरती हुई नज़र आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद जो आपने हमको ये डिबेट, बहुत अहम डिबेट में आपने हमको बुलाया। देखिए, जिस तरह से रुझान दिख रहे हैं परसेंटेज का, पोलिंग परसेंटेज का, ये अभी तक पब्लिक जो पिछले टाइम से और अभी 4 से 5 अराउंड 6 to 7% का जो डिफरेंस आ रहा है। हाँ। बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लोकल स्थानीय मुद्दे, जो उनके एमएलएस का जो काम है, जिस तरह से रूलिंग पार्टी का, और जिस तरह से जो जहाँ जहाँ पॉकेट्स में, और जैसे याकुतपुरा का भी 20% हम देख रहे हैं। ये दर्शाता है कि लोगों के मन में कुछ ऐसा कुछ है जो वो कुछ कहना चाहते हैं कि भाई ये डेमोक्रेसी का जो त्योहार है, हम जो बोलते हैं, एक बिल्कुल त्योहार ही है ये। हाँ, बिल्कुल ठीक है। 5 साल में जो आता है, ये त्योहार से हमको क्या मिलने वाला है अगर वोटिंग परसेंटेज। मैं बहुत उत्सुक था सुबह कि एटलीस्ट 70 से 75 तक जाएगा, मगर जिस तरह से ये जा रहा है, मेरे हिसाब से पिछले टाइम से ये उतना उससे तो क्रॉस 2018 में तकरीबन 67% जो है आवाम ने वोट डाले थे। ऑलमोस्ट सेम आएगा या उससे थोड़ा 2-3% कम ही आएगा। हाँ। ये थोड़े सवाल है, जो रूलिंग पार्टी के काम में भी थोड़ा असर पड़ सकता है, और जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, क्लोज कॉन्टेस्ट सीट जो कहते हैं, उसमें बहुत कांटे की टक्कर होगी, जो मेरा मानना है। फैसल साहब, क्या लगता है, थोड़ा सा मतलब मायूस कुन है ये? एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते आपको थोड़ा परेशान करता है कि भाई लोग जो है वो घरों से क्यों नहीं निकले? क्या नाराज़गी है, किस बात का जो है उन्हें मतलब एक तरीके से कह लीजिए गुस्सा है उनके अंदर कि वो वोट डालने ही नहीं निकले? क्योंकि अगर अपनी बात कहेंगे ना, तो वो मतलब आज का दिन ऐसा है कि वो टीवी पे बोलने का नहीं है उन लोगों के लिए, मतलब यानी एक वोटर के लिए वो जा करके ईवीएम का बटन दबाने का है, तो वो अपनी बात जो है वो बटन दबा करके कहेंगे। तो आपको लगता है कि लोग कम निकले हैं, वोट परसेंटेज कम हुआ है, और हालांकि अभी थोड़ा वक्त है और देखते हैं फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आते हैं, फाइनल जो आंकड़े हैं वो क्या आते हैं, मगर अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं वो मायूस कुन लग रहे हैं। और किस बात की मतलब जो है वो नाराज़गी है वोटर्स के अंदर अगर ये वोट परसेंटेज कम है? तो देखिए, आपको मैं पिछले 1 महीने से लगातार इस चुनाव का प्रचार चल रहा है। हाँ। बराबर हमारे पूरे कैंडिडेट्स, और रही बात दूसरे पार्टी के भी जो कैंडिडेट्स है, वो लोग अपने अपने एरियाज़ में जा रहे, पब्लिक को कन्विंस कर रहे कि उनको वोट दो, और साथ ही साथ पोलिंग परसेंटेज में भी हमको इंक्रीज करना है। जी, मैं इससे पहले भी जो बोला था कि हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। हाँ। जो पोलिंग परसेंटेज कमाना है हमको,
और रही बात अपने, इसमें आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते। हमारा काम था बराबर जो है सो अपने पब्लिक को समझाना। हम भी अपील कर रहे हैं मुंसिफ चैनल के से भी, मैं जो है सो बार बार ही अपील कर रहा हूं कि अपने घरों से निकलकर वोट करिए। वोट करने से हमको आगे का अपना फ्यूचर जो सो डिसाइड करना है। आगे तेलंगाना स्टेट में हमारे 5 साल हम पे जो रूल करेंगे उनको चुनना है। ये आपका और मेरा सवाल नहीं है भाई, हमारे जो 4 करोड़ आबादी जो तेलंगाना स्टेट की है उसका सवाल है। मैं अभी भी बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोग जल्द से जो भी मुंसिफ चैनल देख रहे हैं कि अपने अपने अतराफ जाइए, नेबर्स को बोलिए अपने कि निकलकर वोट करिए बोल के। और रही बात, आप ऐसा किसी पे भी तनकीद नहीं कर सकते कि हाँ मैं मानता हूं थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी देखी गई थी कुछ इलाकों में, वो भी उसको जो है रेक्टिफाई कर दिया गया था, उसको जो है उस पर सुधार लेके आया गया था। और रही बात जब बीआरएस के नेताओं की मैं बोल रहा हूँ, आप जो है अपने काफ़ी अच्छा आप जो है अपने पोलिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा आपको जो है मुशीराबाद के इलाके में, और दीगर जो है एक कम है वो याकुतपुरे के इलाके में कुछ 20% कुछ बता रहा 3 बजे तक के। और अभी हमारे हाथ में और 2 घंटे है। मैं मुंसिफ चैनल के नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अतराफ अपने अपने घरों में जाइए, जाके बोलिए। 5 बजे तक वोट डाल सकते हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं 4:22 हो चुकी है, तो 38 मिनट के करीब हैं। तो अगर पोलिंग बूथ तक भी पहुंच गए तो भले ही आपको लाइन में लगना पड़े, लेकिन आप निकलिए ज़रूर। ये अपील हम भी लगातार कर रहे हैं, जो भी हमारे नाजरीन हैं उनके लिए ये अपील रहेगी, क्योंकि ये मौका जो है बार बार नहीं आता। असेंबली इंतखाबात जो है वो हर रोज़ नहीं होते, 5 बरस में जो है एक बार मौका मिलता है वोट डालने का, अपने मन की बात कहने का। मतलब आप मन की बात बहुत सारी सुनते होंगे, अपने लीडर्स की बातें बहुत सारी सुनते होंगे, बयानात बहुत सारे सुनते होंगे, मगर आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और अपने मुस्तकबिल का जो है वो इंतखाब करना है, अपने लीडर का इंतखाब करना है और अपने बेहतर मुस्तकबिल को बनाना है। तो उसके लिए घरों से निकलना पड़ेगा। जो लोग अभी तक वोट नहीं डाल पाए उन्हें घरों से खुद भी निकलना चाहिए और दूसरे लोगों को भी वोट डालने के लिए लेकर के पोलिंग बूथ तक ज़रूर जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही हैं। हमने देखा कि मैंने जैसे पहले ही कहा था कि पुरअमन तरीके से यहाँ पर वोट डाले गए हैं। इंतखाबात जो है ये भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, मगर कुछ छोटे छोटे वाक़यात हुए हैं। 2 लोगों की खबर है, आदिलाबाद में वोट डालने गए थे, बुज़ुर्ग थे 78 साल के, उनकी मौत हो गई, अटैक आया, गिर गए थे वो। और दूसरे थे राजन्ना, वो 65 साल की उनकी उम्र थी, वोटिंग लाइन मतलब वोट डालने के लिए लाइन में वो लगे हुए थे। तो उनके लिए खिराज अकीदत पेश करती है हमारी पूरी टीम और मुंसिफ टीवी की तरफ से। ज़ाहिर तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर ये कुदरती एक निज़ाम है ज़ाहिर तौर पर, तो ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम बात करें वो पुरअमन तरीके से वो निपटाया गया इंतखाबात को। क्या कहेंगे TR श्रीनिवास साहब? एक बात आप जो है वो बार बार कह रहे हैं, और जैसे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तब भी आपने कहा था कि ये किसी एक पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं मिलने जा रहा है। ऐसा क्यों? मतलब ये किस बात की तरफ इशारा करती है ये बात? आप देखिए, अगर आप लॉ ऑफ एवरेजेस देखें और ये ट्रेंड देखें, बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, ट्रायंगुलर जो कॉन्टेस्ट होने वाला है जी, उसमें आपको कांटे की टक्कर होगी। और अगर 5% भी अगर पोलिंग परसेंटेज ओवरऑल कम हुआ तो आपको बहुत ही टफ कंपटीशन होगा, और जो परसेंटेज जो विनिंग मार्जिन्स हैं वो बहुत कम हो जाएगा। ये मेरा मानना है, बिकॉज ये मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। हाँ, तो क्या लगता है आपको? जैसे हमने देखा कि भाई वो बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो बोले, जो AIMIM के लीडर्स हैं उनकी तरफ से भी थोड़ी गलत बयानबाजी हुई। बीजेपी के लीडर्स बाहर से, मतलब यानी जाहिर तौर पर वो हर सूबे के लीडर आते हैं। चीफ मिनिस्टर आया आसाम के, उत्तर प्रदेश के, दूसरे लीडर्स भी आए, वज़ीर आज़म भी थे यहाँ पर और वज़ीर दाखिला भी थे। एंटी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है, एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ या एंटी मुस्लिम बयानबाजी भी हुई। आपको लगता है उन बातों का असर जो है वो कितना रहा लोगों के ऊपर, और क्या कुछ जो है वो बहुत सारी बार अवाम, वोटर्स, जनता वो ऊब जाती है बयान सुन करके? ये मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या उन बयानों का असर वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है उसके ऊपर भी है? चूंकि उनको ऐसा लगता है कि ये लोग काम तो करते नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इनके बयान सुन करके वो ऊब जाते हैं कि जो है जिनको वोट डालना होगा वो डालेंगे, हमें नहीं डालना। देखिए, ऐसा है, अगर आप हमारे जो ये बयानबाजी जो हुई है हर तरफ से, ये पॉलिटिक्स है। हाँ। और ये इलेक्शन का टाइम है और बहुत सारे स्पीचेस होते हैं, और जो हम फैक्ट्स और मुद्दे पे बात करें, जैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी जो फैक्ट्स पे बात करता है। हाँ। हमारा एक ही मुद्दा था, जब आप रिजर्वेशन देते हैं आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए करिए, कोई व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष को मत करिए। और हमारा एक ही, कांग्रेस को एक ही हमारा सवाल था,
आपको माइनॉरिटीज ओनली इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आते हैं, एक 365 दिन क्यों नहीं याद आते? आप उनको दीजिए कुछ पर अगर वो 365 दिन याद करें तो अपीजमेंट का नाम दिया जाता है फिर उसको। अब देखिए 2014 में अगर जब इलेक्शन हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टर्म का जब गवर्नमेंट बनाए, तब AK एंटी जी का रिपोर्ट आया था कांग्रेस में। हाँ। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था, और उसका पार्ट्स जो थोड़ा बहुत उसको मीडिया में भी लीक हुआ था जी। कांग्रेस, उसमें एक इंग्लिश शब्द है, कांग्रेस इज परसीव्ड टू बी एंटी हिंदू पार्टी करके उन्होंने स्पष्ट लिखा था, मगर उस रिपोर्ट को उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया बाहर। देखिए कांग्रेस को खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लेके चलते हैं तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप एक वोट बैंक की राजनीति करेंगे तो एक सेक्शन जो बड़ा सेक्शन है, वर्ग है, नाराजगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। वो हमारी गलती नहीं, आप खुद ही कर रहे हैं 1947 से। बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे केस स्टडीज है क्या आपके पास? अच्छा, मैं एक सवाल एक और आपसे पूछूंगा कि क्या जब कैंपेनिंग चल रही थी, क्या कुछ नौजवान जो है तबका, उससे मिलना हुआ आप लोगों का? खासतौर से मैं आपकी बात करूंगा TR साहब, कि और उनके मन में क्या कुछ था, मतलब जो पहली बार वोट डालने जा रहे थे, क्योंकि हमने भी बहुत सारे लोगों से बात की, उनको कहा कि भाई नौकरियां तो मिलती नहीं है, रोजगार के मौके हैं नहीं, तो मतलब उनको किसी पार्टी से, जो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जाकर के फील्ड में, उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी किसी भी पार्टी से। वो कह रहे सब एक जैसे ही हैं, आते हैं, बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। आपका खुद का तजुर्बा क्या है? जब आप नौजवानों के बीच गए होंगे, फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच गए होंगे, उनके साथ इंटरेक्शन किया होगा, तो क्या कुछ था उनके मन के अंदर, क्या कुछ आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, मैंने जब कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में आपको सैम्पलिंग अलग अलग जगह पे करनी चाहिए। हाँ। चाहे आप शॉपिंग मॉल में जाएं, चाहे आप मेट्रो रेल में जाएं, चाहे बस में जाएं, चाहे आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं या कॉलेज के आसपास जाएं, अब मुझे एक चीज़ सुनने को मिला कि वो देश चाहते हैं सिक्योर रहे, और एक जॉब्स की तो बात है वो। हाँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मगर उनको ये भी पता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, उनके पास हमारे से ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स है। और मैं नौजवानों को दाद देता हूँ, उनके पास इंफॉर्मेशन टोटली अप टू डेट है, और जो भी इंफॉर्मेशन उनको ये भी पता है क्या फेक है, क्या रियल न्यूज़ है। हाँ, पर ये सबको नहीं पता। करेक्ट। और वजीर आजम ने अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक प्रोग्राम था, उसमें डीप फेक जो वीडियोस हैं या जो इन्फॉर्मेशन है, खासतौर से वीडियोस और जो फोटोग्राफ्स होते हैं, उसके ऊपर बड़ा मतलब जो है उन्होंने परेशानी का इजहार किया, चिंता थी उनको। वो कह रहे थे कि कैसे इसके ऊपर काम हो, चूंकि इन्फॉर्मेशन बहुत गलत तरीके से आगे बढ़ रही है। डीप फेक वीडियोस आती हैं, लोग भरोसा कर लेते हैं और तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, फौरन फॉरवर्ड कर देते हैं उसको। जैसे तो ये एक बड़ा मसला है। जैसे उनका गरबा का जो वीडियो निकला, वो खुद उन्होंने जिक्र किया था उसका, उस वीडियो का, गरबा का, उन्हीं का गरबा का जो वीडियो था वो खुद ही डांस करके किसी ने डीप फेक कर दिया। बिल्कुल। फैसल साहब, ये जो सोशल मीडिया का जो एक दायरा है, और आज के वक्त में हम देखते हैं कि कोई गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी फील्ड का हो, हर किसी के पास स्मार्ट मोबाइल है। ठीक है साहब, तो और उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, अलग अलग जरिए हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, ट्विटर, फेसबुक और दुनिया भर की तमाम साइट्स हैं जहां से वो कंज्यूम कर रहा है खबरों को या इंफॉर्मेशन को ले रहा है वो। मगर हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो सही हो, ये कतई मतलब जो है वो मुमकिन नहीं है, ना ऐसा होता। क्या लगता है तेलंगाना के जो इंतखाबात थे, ये असेंबली, इनके ऊपर उस इंफॉर्मेशन का, सोशल मीडिया का कितना असर जो है आपको देखने को मिला, या कितना असर पड़ा होगा? देखिए, आजकल के टाइम पे अगर कोई स्ट्रांग अपने प्लेटफॉर्म है, अगर जर्नलिज्म को अपने आप को रिप्रेजेंट करने का या पब्लिक को जल्दी से रीच आउट करने का, तो वो है सोशल मीडिया। जैसा कि आप ही ने बताया अभी कि भाई हर किसी के ने स्मार्टफोन अवेलेबल है, और हर किसी के ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड सब चीज़ उनके पास अवेलेबल है। तो क्या है ये चीज़, क्या है आसानी से सर्कुलेट करने के लिए, ये फेक न्यूज़ वालों को भी ये आसानी ये चीज़ से मिल जा रही कि भाई उनको भी फेक न्यूज़ जो है सो अपने जल्दी सर्कुलेट करने का एक जरिया मिल जा रहा। इस पे 2022 में जो सबने हमारे KTR सर, जो ऑनरेबल IT मिनिस्टर है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने ये बताया था कि इस पे जो है फेक जो है अपने जो न्यूज़ फैला रहे उनको जो है फैक्ट चेकर बोल के एक जो है फैक्ट चेकर बोल के जो है मैंने एक उसको एस्टैब्लिश करेंगे टीम को जो फैक्ट चेक करेंगी जो कि फेक न्यूज़ है या नहीं। वो चीज़ आपको कर्नाटका में भी इम्प्लीमेंट होती हुई देखेंगे, और वो चीज़ हम तेलंगाना आने वाले गवर्नमेंट
गवर्नमेंट में हम जब भी फॉर्म करेंगे, हम गवर्नमेंट फॉर्म कर लिए समझिए आप, हम जब भी करेंगे गवर्नमेंट फॉर्म, उसके बाद उस चीज को करना ही पड़ेगा, अपील कर लेंगे। नहीं, अभी तो हमको हमारे जितने भी सूत्र हैं हम उनसे ये मालूम हुआ कि कार हमारी टॉप गियर पे है। अच्छा। और ही कार अभी हाई स्पीड में है समझिए। केटीआर ने भी वो ट्वीट किया था जी, केटीआर सर ने भी ट्वीट किया था वो चीज। हाँ सर, देखिए इंग्लिश में कहावत है, बहुत फेमस कहावत है, यू शुड नॉट काउंट द चिकन्स बिफोर दे हैच। अभी देखिए जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज का इशू चल रहा है, और मेरे हिसाब से बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, और मैं क्रिकेट के टर्म से बोलूं आखिरी मैच तक बॉल खेली जाएगी। मगर इंतजार तो सभी को करना है, इंतजार तो सभी को करना है। मगर कुछ वक्त के बाद, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पहले परमिशन दी थी 6:30 के बाद जो है वो यानी एग्जिट पोल जो है वो दिखा सकते हैं, मगर अभी 5:30 बजे हो गए हैं, तो यानी तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है वो एग्जिट पोल भी आ जाएंगे। हालांकि हमेशा एग्जिट पोल जो है वो बिल्कुल सच्चे साबित होते हैं या खरे उतरते हैं वैसा तो नहीं है, मगर फिर भी एक रुख का पता चल जाता है कि हाँ भाई है क्या, थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और कुछ वक्त के लिए तसल्ली मिल जाती है दोनों ही पार्टीज को, जो जीत रही है उसको भी, जो हार रही है उसको भी, मतलब एग्जिट पोल के अंदर। एग्जिट पोल का जो है मतलब आपको क्या लगता है पॉलिटिकल पार्टीज कितना सीरियसली लेती हैं फैसल साहब? चूंकि जब आप बैठते होंगे अपने मतलब पार्टी के लीडर्स के साथ, तो क्या कुछ होता है, मतलब क्या बातें होती है? एग्जिट पोल का कितना वो मतलब उसको संजीदगी से लेती हैं, या ठीक है भाई वो कहते हैं कि चलिए ठीक है 2-4 दिन जो है वो निकल जाएंगे इसी में, इसी खुशफहमी में या ऐसी गलतफहमी में? देखिए मैं इससे पहले भी इंडिकेट करा था कि ये जो टॉप सर्वेस बोल के निकल रहे, पहले मैं सर्वेस से आऊंगा एग्जिट पोल पे, कि जो ये टॉप सर्वेस निकल रहे कि कांग्रेस में एक लहर चली थी, बोलते जैसा सर ने बोले थे इंग्लिश में एक कहावत, में उर्दू में भी एक कहावत बोलूंगा कि बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। तो क्या होता मालूम, अपने एक उनकी एक एजेंसी, मतलब एक पूरा एक जो एक वार रूम बोल के बनाए लोग, जो पिछले कई दिनों से फेक सर्वेस को प्रिडिक्ट करके, आपको रिसेंटली देखने को मिलेगा कि 9 टीवी और एनडीटीवी का जो सो फेक सर्वेस जो सो कांग्रेस वाले अपने ट्विटर हैंडल्स पे डाले, और हमारे बीआरएस वाले जाके उनके नाम पे जो सो कंप्लेंट करे। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन, एक मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में हमारा कंप्लेंट लॉक्ड हो गया। अच्छा। और रही बात जब ये फेक सर्वेस की बात आएंगी अपन, तो देखिए सर्वेस का, मैं मुंसिफ टीवी के जितने भी व्यूअर्स हैं मैं उनको ये कहना चाहूंगा, सर्वेस डिपेंडेबल होता है सर्वे सैंपल्स पे। सैंपल्स में आप किस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं वो चीज नहीं दिखाई जाती। आप पब्लिक को कहां पर कौन से मतलब SC STs के कितने, माइनॉरिटीज के कितने अपने सैंपल्स लिए, मेल फीमेल के कितने सैंपल्स लिए, अब उसमें एज ग्रुप रहता, उसमें से कितने एज के ग्रुप के आप सैंपल्स लिए, फिर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने आप सर्वे सैंपल्स जो है कलेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि अपने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अमूमन 2.5 से 3 लाख तक की आबादी रहती है, उसमें से कितना परसेंट आप जो है अपने सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। ये सब चीज को छुपा देके और लोग बोलते हैं कि भाई कांग्रेस अभी जो है 80 के सीटों से जो है इख्तिदार हासिल करेगी, कांग्रेस जो है 70 सीट से इख्तिदार हासिल करेगी। साथ ही साथ मैं जो है अपने BRS वालों का भी मैं यही कहना चाहूंगा, हमारा सर्वे ऑथेंटिक सर्वे है। जैसा कि मैं आपको बताया था, राजनीति सर्वे एंड दूसरे भी सर्वे का नाम लेकर मैं बताया था कि भाई ये सैंपल, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये 2% सैंपल कलेक्ट किया गया, ये हमारा जो है सर्वे है, ऐसा होता। अब रही बात एग्जिट पोल्स की, एग्जिट पोल्स को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जो अभी आप जैसा कि बोलते हैं ना, अपने तवा गरम है आओ हाथ सेक लो बोल के, जैसा वो वही माहौल बने हुआ रहता। क्या है, चुनाव तो हो गया, अब हर कोई अपने अपने मीडिया वाले आते, अपना अपना प्रेडिक्शंस देते। तो हमारे BRS पार्टी में जो टॉप लीडर्स है वो लोग बैठ के से ऑब्जर्व करते हैं, जो फैसला होता तेलंगाना की जनता पे हमको पूरा भरोसा है, और हमको पूरा ये भी यकीन है कि हम जो है आने वाले टाइम में इस सरकार बनाएंगे ये तेलंगाना प्रदेश में। आपको क्या लगता है साहब, चूंकि TRS श्रीनिवास साहब से चूंकि ये बातें तो होती हैं, मैंने कहा कि भाई ये जो सर्वे होते हैं फिर एग्जिट पोल आते हैं, और इस बार तो हमने ये भी देखा कि जैसे फैसल साहब कह रहे थे कि बहुत सारे चैनल्स, और वो मतलब ऑथेंटिक चैनल नहीं थे, मतलब यूट्यूब चैनल थे और वो ट्विटर पे चल रहे थे, और वो सर्वे के नाम पर, एग्जिट पोल के नाम पर, एग्जिट पोल तो जाहिर तौर पर वो नहीं कह सकते बट सर्वे के नाम पर जो है वो सीट्स दिखा रहे थे, और जिस पार्टी का वो चाह रहे थे, मतलब शायद कुछ ना कुछ जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं लेन देन का मामला भी होता है, तो वो वैसे ही कर रहे थे। आपको वही मैं सवाल पूछूंगा आपको कि इसका असर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कितना पड़ता है, वोटर्स के ऊपर कितना इसका असर पड़ता है, और ऐसी चीज़ों से बचने के लिए वोटर्स को कैसे एजुकेट करने की ज़रूरत है। चूँकि देखिए अभी ठीक है, आज तो कुछ वक्त रह गया वोट डालने का, मगर 2024 के लिए भी आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, एजुकेट अभी से करना पड़ेगा वोटर्स को कि कैसे इन सर्वों को अवॉइड करना है, या कैसे ऑथेंटिक है, कौन सा सर्वे ऑथेंटिक है कौन सा नहीं है, उसकी जो है वो पहचान होना बेहद ज़रूरी है। तो वोटर्स को हर लेवल पर एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको लगता है वो काम करने की ज़रूरत जो है, चूँकि आज ख़त्म हो जाएंगे मगर अब फिर शुरुआत हो जाएगी 2024 के लिए, अभी से काम आपका फिर शुरू हो जाएगा?
देखिए जी, आपके माध्यम से मैं जितने भी देख रहे हैं मुझसे अभी हाँ। लाइव 25 मिनट बाकी है। हाँ, सब सर्वे को मूसी रिवर में फेंकिए, आप जाइए, अपना दिल की बात मानिए और जाके वोट कीजिए। मैं यही बोलूँगा, क्योंकि सर्वे सब नैरेटिव बनाते हैं, एक फॉल्स नैरेटिव। जो लीडर जिसको चाहिए वो फॉल्स नैरेटिव बनाता है। मैं ओपनली बोलता हूँ यहाँ पे, जो आपको सिंपल कांग्रेस का ही मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आईबी का रिपोर्ट बताया, उसमें रॉ का सिंबल लगा दिया फोटोशॉप करके। अब देखिए, ऐसे ऐसे महान हस्तियां हैं कांग्रेस में जो ऐसे ऐसे सर्वे रिपोर्ट दे दे, पकड़ा गए वो। अब देखिए, पब्लिक को ये सब नैरेटिव से बचना चाहिए। अब मन की सुनिए, देश की सुनिए। अब जो प्रदेश के लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। और हमने जो बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने, हमने बोला कि जो 50% से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड कास्ट 50% ज़्यादा हम BCCM देंगे और हम उस वादे पे टिकेंगे। हाँ। अच्छा, एक चूंकि हमने बात की थी कुछ मतलब वक्त पहले, हम लगातार उसके ऊपर यहाँ से बात भी उठी थी। BRS की जो लीडर हैं के कविता, वो लगातार उसमें जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा जोर दे करके उस बात को कह रही थी, वो था वीमेन रिजर्वेशन। जाहिर तौर पर एक लंबे वक्त से उसकी डिमांड थी, मगर तेलंगाना से वो अपनी पार्टी को लीड कर रही थी। दिल्ली में जा करके वो उसके लिए बैठी और बात की उन्होंने। मेरा ख्याल के कुछ दिन के लिए धरने पर भी वो बैठी। वीमेन रिजर्वेशन अब कह रहे हैं कि भाई 2029 में आएगा। आपको लगता है, ठीक है, रिजर्वेशन की बात हम ना करें कि भाई किस पार्टी ने उठाया, क्या किया, क्या नहीं किया, मगर महिलाओं को, ख़वातीन को पॉलिटिक्स में और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए आपको लगता है कि ठीक है, जब रिजर्वेशन आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अभी से उसकी तैयारी करनी चाहिए, अभी से जो है वो मतलब उनको एम्पावर करने के लिए मौके देना चाहिए ख़वातीन को? देखिए, अगर आप देखें, हर पार्टी में जितने लेडीज़ को टिकट दिए हैं, सबसे ज़्यादा 13 टिकट्स हमने दिए हैं। और दूसरी बात ये कि हम सुन रहे हैं कि भाई धरने पे हम बैठे, हमने जाके आवाज़ उठाई। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये सबके लिए अप्लीकेबल है। अगर आप जब सेंटर के साथ काम करते हैं मिल के, कोई भी हो, ऑपोजिशन हो या कोई भी हो, आप एक हफ्ता बात रखने का ढंग होता है, और ऊपर से आप जिस तरह से बात को पेश करते हैं, उसको क्या होता है कि अगर आप 100 बात रखते हैं तो 50 से 60 बातें आप थोड़ी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से ओके होती है। और जो भी आपका मुद्दा है, प्रदेश का मुद्दा है, हम हर बार ये बोलते हैं कि सेंटर और स्टेट दोनों का हेल्दी रिलेशन हो, इंडिया आगे बढ़ता है। तो हर चीज़ धरने पे आप बैठेंगे तो मुद्दे सॉल्व नहीं होते, आपको बात भी करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फैसल साहब, इससे पहले आपके पास आऊँ, जो इंतखाबात चल रहे हैं जाहिर तौर पर बिल्कुल आखिरी मरहले में है, कुछ ही वक्त बाकी रह गया, बहुत सारे लीडर्स जो है अपनी बात रख रहे हैं, अलग अलग लीडर्स अलग अलग जगहों पर क्या कुछ बोल रहे हैं तेलंगाना असेंबली इंतखाबात पर। आइए आपको सुनवाते हैं। सेवड़ डाल दे, उन्होंने बोलने सेवड़ डाल दे, वो पुराना ज़माना था, लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि करंट कौन दे रहा है, लोग दे रहे हैं पानी, पीने का पानी कौन प्रोवाइड कर रहा है, लोग देख रहे हैं लैंड ऑर्डर अच्छा किसने कर रखा है। जो अच्छी हुकूमत होगी अवाम उसी को वोट डालेगी, ऐसी बात नहीं है। डेफिनेट अवाम का जो फैसला होता है वो काबिल कबूल होता है। और हमारी आवाम यकीनन दिन ब दिन, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, रोते हैं, हम सिर पढ़ करके मार लेते हैं कि हमारे आवाम को एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन देने से लोगों में सोच बूझ आती है। तालीम एक ऐसी चीज़ है, ये दिमाग को रोशन करती है। तालीम बहुत ज़माने से हमारे लोगों को तालीम नहीं दी गई हिंदुस्तान में, जिस वजह से लोग का वोट का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं। मगर अब लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं। ये 10-20 साल में बदल चुकी है दुनिया। लोग अपना वोट बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग इस्तेमाल करेंगे वोट, मुझे यकीन है वो बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे और वही पार्टी को वोट देंगे जो पार्टी उनके बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। और सबसे अहम चीज़ जो इंसान को है, लैंड ऑर्डर है। इंसान चाहता है कि लैंड ऑर्डर अच्छा होता है कि हम बाहर जाकर ड्यूटी कर कर आएँ या हम किसी और स्टेट में जाकर आएँ, घर से बाहर रहें तो हमारे बच्चे बीवी सेफ रहें। ये सबसे अहम मसला होता है। दूसरा मसला होता है कि घर में पीने का पानी होता है, टैप के ज़रिए पीने का पानी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। करंट बहुत ज़रूरी रहता है कि ऐसा ना हो रात भर करंट नहीं रहे, किसी वजह से कोई हादसा पेश आए। तो बहुत से बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो आवाम गौर से देखती है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। हमारी आवाम ख़ास तौर से तेलंगाना में काफ़ी समझदार लोग रहते हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड लोग रहते हैं कंपेयर टू।
ऐसा नहीं रहता कि इन्हों बोलने से वोट डाल दे, उन्हों बोलने से वोट डाल दें। वो पुराना ज़माना था, लोग तालीम याफ्ता हो चुके हैं। लोग देख रहे हैं कि करंट कौन दे रहा है, लोग दे रहे हैं पानी पीने का पानी कौन प्रोवाइड कर रहा है, लोग देख रहे हैं लैंड ऑर्डर अच्छा किसने कर रखा है। जो अच्छी हुकूमत होगी आवाम उसी को वोट डालेगी। ऐसी बात नहीं है, डेफिनेट आवाम का जो फैसला होता है वो काबिल कबूल होता है। और हमारी आवाम यकीनन दिन ब दिन, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, रोते हैं, हम सिर पढ़ करके मार लेते हैं। मैं तमाम अहलियान हैदराबाद से, तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, तेलंगाना की गंगा जमुनी तहजीब को और हमारे इस रियासत की भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी तमाम आवाम से अपील है कि ज़रा निकलिए घर से। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। अपनी आवाज़ को, अपनी पसंद को, नापसंद का इज़हार करने का दिन है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए, 100% पोलिंग करिए, ताकि हम अपनी मुल्क को मजबूत कर सकें, मुल्क की जमहूरियत को मजबूत कर सकें, आइन को मजबूत कर सकें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हर वो शख्स जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वो अपने घर से रवाना होकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, ताकि आवाम की कामयाबी हो सके। सर, आप एज ए वोटर आपके जहन में क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप आपने वोट करने के लिए शुरू हुए, क्या मुद्दे हैं? मैंने अभी सब बयान कर दिया ना, तो मैं अभी और ज़्यादा बोलूँगा तो फिर खामखा कहीं एमसीसी का वायलेशन ना हो जाए। आपकी वोटिंग परसेंटेज सर हैदराबाद में हमेशा से कम रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे शहरी वोटरों को कि वो आकर बाहर निकले? ये बहुत ज़रूरी है। आप सही कह रहे हैं कि शहरी इलाके के लोग, अर्बन एरिया के लोग जो बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं, वो ये ना समझें कि छुट्टी का दिन है, वो ये समझे कि आपको अपनी पसंद का इजहार करने का दिन है, आपको अपनी नापसंद के इजहार करने का दिन है, आपको अपने महल्ले को, अपने बिल्डिंग में रहने अतराफ के माहौल को अच्छा करने के लिए, शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए आपको निकल कर अपना वोट डालना पड़ेगा। अगर वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपकी अहमियत भी कम हो जाएगी, और फिर हमारी जमहूरियत को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है, वो कैसे होगा? सिर्फ जबान से तो नहीं होगा। आप निकलेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन पॉलिटिशियंस की जवाबदेही बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वरना हम ये लोग यही समझेंगे नहीं भाई शहर के लोग नहीं निकलते हैं, वो तो छुट्टी मनाते हैं, टीवी देखते हैं, हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो आप निकलिए, पोलिंग परसेंटेज हमारा 100% होना चाहिए। आपकी बेहतरीन मौका है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हो रहा है। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए, घर में मत बैठिए। तो आप अपना नाश्ता या young men and women, I sincerely appeal to you to please come out and vote. Today is not a holiday. Today is not a holiday. Today is a day to participate and strengthen the democracy. Youngsters, please come out. Officials, please come out. Everybody, please come out and vote. Thank you. Jai Telangana. Just one question. This has been a high-octane battle. PM has particularly targeted against your father over this farmhouse issue. How do you like to respond to that? Well, the decibels have been high, as you know, but then last time 2018 also it was the same scenario. Ultimately, people supported BRS, and this time also we believe people will support BRS. Congress is pretty confident that they are very insurgent and they will win back the state. BJP are in a partnership. How would you like to respond? Absolutely, the same thing again in 2018 with their fake surveys and fake, high decibel noise. Congress party claimed that they are going to come back to power. This time also they have tried their best to give out a lot of fake surveys and claim that they are going to come back to power. But the love of people is with KCR Garu, love of people is with BRS party. So people are going to vote for Car and we are going to win. Thank you. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है 2024 का सेमीफाइनल। हम बात कर रहे हैं कि असेंबली इंतखाबात जो है वो आखिरी मरहले में हैं।
तेलंगाना में आज वोट डाले जा रहे हैं सुबह 7 बजे से, और अब से कुछ देर के बाद जो है वोटिंग जो है वो एक तरीके से सिलसिला वोटिंग का या वोट डालने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। 5 बजे तक जो लोग भी पहुंचेंगे बूथ तक उनको वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी, उसके बाद किसी को परमिशन नहीं होगी। तो बहुत कम वक्त बचा है, तकरीबन 14 मिनट बाकी हैं। तो जो लोग भी रह गए हैं वो फ़ौरन अपने पोलिंग बूथ तक पहुँचे और वोट डालें। और सीधे इस वक्त हम रुख करेंगे मलकपेट का, जहाँ पर अनवारुल्लाह गौरी साहब हमारे साथ हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं वहाँ पर। अनवारुल्लाह गौरी, ये हम देख रहे हैं, पहले तो सबसे पहले माहौल ही जानना चाहेंगे कि माहौल क्या है इस वक्त वहाँ पर, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है। तो पोलिंग बूथ पर लाइनें जो है वो कितनी लंबी लाइनें हैं, कितने लोग हैं अभी वोट डालने वाले जो हैं अभी? जी देखिए, कुछ वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ मलकपेट असम के अंदर। यहाँ मैंने अभी यहाँ पे 2-4 असेंबली हलकों का मैंने दौरा किया है। हाँ। तो यहाँ पे कुछ गहमा गहमी और कुछ अफरा तफरी यहाँ पे हमने नोट की है। यहाँ पे जैसा कि मैं बात करूंगा चंचलगुड़ा ग्राउंड के पास में, हाँ। यहाँ पे एक असेंबली हलका है, वहाँ पे आवाम को यानी कि वो कई तरह की मुश्किलात का सामना रहा। जो अंदर अमला मौजूद रहा वो अमला जो है यानी कि चुस्ती का मुजाहरा नहीं कर पा रहा था। आवाम ने शिकायत की है कि हम 2-3 घंटे से यहाँ कतार में खड़े हुए हैं और यहाँ पे अमला चुस्ती का मुजाहरा कर रहा है। और कुछ इस तरह भी हमको देखने में मिले हैं कि एक वोटर के पास में तमाम दस्तावेजात थी, वोटर आईडी कार्ड था, वोटर स्लिप थी, आधार कार्ड था, उसके बावजूद भी उनको वोट डालने से रोका जा रहा था। तब हमने जाके उनसे पूछने की कोशिश की तो मीडिया के साथ इस तरह से रहा कि हमारे मुल्क के दरवाजे को बंद कर दिया। हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि ये अमला जब मीडिया के साथ इस तरह का बिहेव कर सकता है तो फिर यहाँ पे मौजूद आवाम के सामने क्या रहा होगा। और रही बात अगर दूसरे पहलू पर, ना चाहते हुए भी हम ये सोचने पे मजबूर हैं कि क्या वोटिंग का परसेंट कम आने की जो वजह है, वोटिंग परसेंटेज जो कम आने की जो वजह है, क्या ये ओहदेदारों की लापरवाही है या फिर ओहदेदारों का जो रवैया है जिससे आवाम खौफ में मुब्तला है और वोट डालने के लिए घर से नहीं निकल सके। ये जो तमाम अभी पीछे में तस्वीरें में बता रहा हूँ, इस वक्त हम मलकपेट असेंबली हल्के के पास में मौजूद है। वक्त बहुत काफी कम बचा हुआ है और कतार भी इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस मुतहर्रिक है और कुछ जगह पे बोगस वोटिंग की इत्तला में मिली है। हमने भी है यहीं पे एक वोटिंग मरकज है, यहाँ पे मोहम्मदन। पर आप कह रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, मतलब जो लोग हैं जो ऑथेंटिक हैं, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड्स हैं, उनको तो परमिशन नहीं है, तो बोगस वोटिंग फिर कैसे हो रही है? ये फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर दूसरे लोग इसमें मतलब यानी जो वहाँ इंतजामिया है वो क्या कुछ कर रहा है, उनका क्या रवैया है इस पूरे मामले पर? हम 100 गज दूर रह करके पुलिस का हमारे साथ में इस तरह रवैया कि हमें ढकेला जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए आप हमें ढकेल रहे हैं, आप देखिए, आप देख सकते हैं ढकेलते हैं यहाँ पे, यानी कि पुलिस का रवैया अगर साथ इस तरह है, बाज़ाब्ता तो आवाम के साथ किस तरह से ये रवैया हो रहा है आप बाज़ाब्ता गौर कर सकते हैं। कमर में हाथ दे करके, धक्के दे करके आपको बाज़ाब्ता देख रहा होगा टीवी पे तमाम नजारे। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए अगर इस तरह का माहौल पैदा किया गया है तो किस तरह से लोग निकलेंगे वोट देने के लिए। आप सोचिए इस तरह आप सोचिए। अच्छा, हैदराबाद की हम बात करें तो 3 बजे तक महज 31% वोट डाले गए थे। वोटर्स जो है वो 31% तक पहुंचे थे। आपको क्या लगता है, मतलब वजह क्या थी? क्या सिर्फ यही एक वजह थी जो आप बता रहे हैं कि भाई वहां पर रवैया ठीक नहीं था और बहुत सारे लोगों के पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, कुछ मशीनें गड़बड़ थी, या लोग निकले ही नहीं बाहर? चूंकि हैदराबाद की आवाम इतनी ना समझ नहीं हो सकती या इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। ये इस सूबे की दारुल हुकूमत है, वहाँ की आवाम, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब वजह क्या है, क्यों इतना कम वोट परसेंटेज जो है वो हैदराबाद का है 3 बजे तक? जी बिल्कुल यही सवाल हमारे भी जहनों में यही सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर क्या वजह हो सकती है। हाँ। कि लगातार हम यहाँ से पूछ रहे हैं कि क्या वजह थी, क्या तकनीकी खराबी हो गई कि आपने 2-2 घंटे 3-3 घंटे खवातीन यहाँ इंतजार में खड़ी रही। मैं बात कर रहा हूँ चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज के ग्राउंड की। वहां पे आवाम को वोट डालने के लिए कई तकलीफ का सामना रहा। लोगों ने एक मुसीबत के अंदाज में मतलब इस तरह से कहा कि भाई हम 2-2 3-3 घंटे से यहाँ खड़े हैं, यहाँ का अमला जो है ना बहुत ही सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा है और हम जाकर के शिकायत कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास सबके जो वीडियो थे वो रिकॉर्ड हुई, उन्होंने दे बना छोड़ करके चले जाए, इस तरह की बात यानी कि वोटर थी। हमने अभी इस वक्त देखा कि हमें खुद यहाँ से ढकेला जा रहा है कि पता नहीं फिर अंदर के क्या हालात है यहाँ पे। तो खुद ये इस तरह का रवैया की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फैसल साहब, क्या लगता है भाई ये किसी साजिश की तरफ इशारा है या क्या है? देखिए ग्राउंड रिपोर्ट जो है आप देख रहे थे,
गौरी साहब वहाँ पर मौजूद हैं, लगातार सुबह से वो लोगों से बात कर रहे हैं, उनके हालात क्या हैं, किस तरीके से उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो फिर ये मतलब ये तो सवालिया निशान लगाता है ना सिस्टम के ऊपर कि भाई क्यों वोट नहीं डालने दिया जा रहा, क्यों देरी लगाई जा रही है। देखिए मेरा जहाँ तक का ख्याल है, मैं यही बोलना चाहूँगा कि ईसीआई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। जो उनके जो ड्यूटीज़ है वो लोग अपने फ्री एयर फेयर इलेक्शन होना बोल के, जो हमारी गवर्नमेंट का भी ऑर्डर था, गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट था, गवर्नमेंट हमारी लेटर भी लिख के दी कि भाई ईसीआई को वी वांट द फेयर एंड फेयर इलेक्शन इन थ्रू आउट तेलंगाना स्टेट। और रही बात सेकंड चीज़ ये है कि जो मुश्किलात जो अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी पुलिस के जो सो बर्ताव के साथ, क्या मीडिया पर्सन्स के साथ, ये थोड़ा बहुत अपने कंडेमेबल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अब नरमी भी बताना चाहिए और अपने आवाम में भी जो सो कल भी हम वीडियो के ज़रिए और कर भी जो है सो अपने कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए और जो सो हमारे बीआरएस पार्टी के जो सो जितने भी सीनियर लीडर्स है उनसे भी एक अपील की गई थी कि भाई आवाम में कुछ ऐसा डर का माहौल मत पैदा करिए। पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करें, देखा कि आपको देखने को मिलेगा कि बाहर उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, फिर भी माहौल जो है सो ऐसा है कि भाई अब जैसा कि कर्फ्यू का जैसा है, पब्लिक बाहर नहीं निकल रही है। तो मैं मुंसिफ टीवी के नाजरीन से अपील करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री फ्रैंक होकर घर से बाहर निकल लीजिए। अब तो सिर्फ आपको 8 मिनट रह गए, सिर्फ अभी देखते हैं 5 बजे तक का पोलिंग परसेंटेज, अभी 3 बजे तक का आप लोग बता रहे हैं, अभी 5 बजे तक का कितना उसमें जो सो चेंजेस है, कितना उसमें आगे हम बढ़ रहे हैं, देखते हैं 5 बजे तक का क्या होता है रिजल्ट। टीआर श्रीनिवास साहब, क्या लगता है आपको, ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की बात थी और जो हम ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, देखिए बहुत सारी जगह से हमने कहा कि हालांकि पुरअमन तरीके से जो है ये इंतखाबात निपटे हैं, मगर फिर भी कई सारी जगहों से जो है वो ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं। क्या लगता है आपको कि कहाँ गड़बड़ हुई है? अगर ये शिकायतें हैं तो ये मतलब कोई वोट डालने जो आया है वो झूठ तो नहीं बोलेगा, अगर उसको परेशान किया गया है, उसको देर तक बिला वजह जो है वो खड़ा रखा गया है बाहर, तो किसकी गलती इसमें मानेंगे आप? कहीं कोई साजिश तो नज़र नहीं आती आपको भी इसमें? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे पहले तो स्टेट का मामला है और जो स्टेट पुलिस जो सहयोग दे रहा है अभी इलेक्शन में, मैं समझता हूँ थोड़ा सेंसिटाइजेशन होना चाहिए पब्लिक के प्रति। मतलब जो कुछ भी हो, जो प्रॉब्लम हंसते हंसते थोड़ा सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। और दूसरा ये है कि मीडिया को धक्का नहीं मारना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि मीडिया वो रिपोर्ट करता, कहते हैं डोंट शूट द मैसेंजर, ये कहावत है इंग्लिश में। इसको मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जो हकीकत है, और मैं समझता हूँ मीडिया को जो सच्चाई, जो आईना दिखा रहा है, उसको फीडबैक लेते हुए अपने जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व उसको दुरुस्त कीजिए। हाँ, जहाँ कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसको दुरुस्त कीजिए। ये मेरा मानना है। हाँ। इससे ये नहीं कि आप कुछ भी बताते नहीं, आप फीडबैक दीजिए, थोड़े आप रिड्रेसल उसी टाइम पे जो वहाँ पे ऑफिसर है उनको ऑन द स्पॉट उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। हाँ। ये होना चाहिए। अब मैं समझता हूँ, आई डोंट नो ये हो क्यों रहा है, वो पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पे क्या परिस्थिति रही होगी वो रिपोर्ट में पता लगेगा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है साहब, चूंकि देखिए अब तो सिर्फ 6 मिनट ही बचे हैं जो ऑफिशियल टाइम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है साहब। हाँ। तो पॉलिटिकल बात जो है हम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है लोग हमारी बात सुन करके अब निकलेंगे भी तो कहाँ जाएंगे, वो पहुँचेंगे नहीं पोलिंग बूथ तक। हमने देखा है बीआरएस और बीजेपी के बीच जो है वो फ्रेंडली मैच देखा है हमने एक तरीके से, अगर देखा जाए, ठीक है साहब। और राहुल गांधी ने तो नाम भी दे दिया था बीआरएस का, भारत क्या कहा था, भारतीय रिश्तेदार पार्टी करके या समिति करके कुछ ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक है। और जब हम बीआरएस के लीडर से बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी से खतरे की कोई बात नहीं है, बीजेपी ठीक है, बीजेपी को तो हम संभाल लेंगे, मगर असली खतरा जो है वो सूबे के लिए कांग्रेस है। तो मतलब इसको क्या कहा जाए? अब मैंने कहा कि देखिए अब चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका है, आपके पॉलिटिकल बयान का क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उसका वोटर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब 2024 का इंतजार करना पड़ेगा उन तमाम बयानों के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो फ्रेंडली मैच था इसको कैसे देखा जाए आप दोनों के बीच? ये सब देखिए, ये इलेक्शन टाइम में थोड़े जनता को हंसाने के लिए राहुल जी कुछ ना कुछ चिट्ठी में उनके लिख के दे देते हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं, और कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। जैसे 200 यूनिट की जगह 2000 यूनिट बोल दिया। कभी कभी उनको तो लगता है महाभारत में जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन दिखता है उनको। अब उनका इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो मैं जाना नहीं चाहता, मगर ये जो हमारा
वो जो कहते हैं ना जुगलबंदी, वो सरासर गलत है, क्योंकि अनुराग कुश्ती सरासर गलत है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। 1984 में हमारे 2 सीट थे, आप जानते हैं, जंगा रेड्डी साहब वारंगल से और दूसरे एक हमारे AK पटेल साहब वो मेहसाणा से जीते थे। लोग ये सोचते थे भाई ये बीजेपी कर क्या लेगा। 2 सीट से लेकर आज देखिए हमारी कैसी स्थिति हमने बनाई है। कभी कभी कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस इन राजनीति वो बहुत बुरी चीज़ है। और मैं लोगों को शायद अभी देखा होगा, अगर हम पिछले बरस की बात करें, पिछले साल की बात करें, उत्तर प्रदेश के जो असेंबली इंतखाबात थे वहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ शायद वही कुछ हुआ था कि वो उसके लीडर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा मतलब नशे में चूर हो गए थे। रिजल्ट आने से पहले ही उनको लग रहा था कि हुकूमत हमारी बन गई है, आ गए हैं, तो वो पुलिस वालों को भी और तमाम मीडिया को भी या दूसरे लोगों को भी मतलब उनका रवैया जो है वो वैसा ही हो गया था, शाहाना रवैया, और वही मतलब कि भाई अभी से वो वजीर बन गए या उनकी हुकूमत आ गई। तो ये आपको लग रहा है, जो आपकी बातों से लग रहा है, आपको क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए ये पूरे का पूरा जो खेल था वो ओवर कॉन्फिडेंस का था? देखिए 2018 में 2019 के जो जनरल इलेक्शंस थे उस टाइम तो कांग्रेस ने तो मिनिस्ट्री भी एलोकेट करना चालू कर दिया था रिजल्ट आने से पहले। और बाद में पता लगा जो रिजल्ट आया वो हमारे फेवर में था। और कांग्रेस जो देखिए सोशल मीडिया पे जो हाइप होता है, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, आप कार्टून छोड़ते हैं, आप कोई ना कोई गाने छोड़ते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वोटर आपसे मंत्रमुग्ध हो जाएगा। वोटर ये सोचता है कि अगर इलेक्शन में, अगर स्टेट के इलेक्शन में या सेंटर के इलेक्शन में ये प्रदेश का स्थिति क्या होगा, प्रदेश का प्रोग्रेस क्या होगा और देश की परिस्थिति क्या होगी, क्योंकि जब प्रदेश का विकास होता है तो देश का विकास होता है, सब साथ जुड़े हैं। ये भारत है, एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते में हर तरह के फूल रहते हैं और जब हर तरह के फूल महकते हैं तो अच्छी खुशबू आती है। फैसल साहब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि भाई देखिए बहुत ज़्यादा असर जो है वो अब नहीं होगा वोटर्स के ऊपर। फैसल साहब के कविता जी से बात हम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आवाम से ये अपील करती हूँ कि वो वोट जो है वो BRS को दें और ये देखें कि कौन पार्टी आपकी बड़ी दुश्मन है। बीजेपी से ख़तरे की बात नहीं है, असल दुश्मन तो कांग्रेस है। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या इस पे जो है आपका रिएक्शन होगा? मतलब ये क्या एक दोस्ताना मैच चल रहा था आपके और बीजेपी के बीच में? देखिए बात तो वाज़े तौर पे क्लियर ये है कि तेलंगाना की आवाम को भी मालूम है कि मैं इससे पहले भी यही कहा था कि बीजेपी आउट ऑफ द रेस है तेलंगाना स्टेट में। तो हमको कोई उनसे 2017 में उत्तर प्रदेश में भी हर कोई बीजेपी को आउट ऑफ द रेस मान रहा था। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, और हर स्टेट की राजनीति अलग रहती है। इंतखाबात हुए 2014 में, उस वक्त मोटे तौर पर बहुत ज्यादा लोग बीजेपी को आउट ऑफ द रेस ही मान रहे थे, मगर रिजल्ट्स क्या हुए वो आपके सामने। जी हाँ देखिए जी जी रही बात नूरा कुश्ती की, मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी का ऐसा कुछ भी हमारे से लेन देन नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी जो लगातार इल्ज़ाम हमारे पे लगाते आ रही है, उनको कई खुद हम ये डिबेट करें, जैसा कि बहुत बड़ी जो सो अपने मिसाल है हमारे मिस्टर पप्पू की, कि यही उन्होंने बार यही उनका सबसे बड़ा जो सब मिसाल ये देखने को मिलेगा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पे आके एक्सपेंशन जॉइंट को उन्होंने बता रहे हैं कि किराक है बोल के, उनको ये नहीं मालूम कि वो चीज़ एक्सपेंशन जॉइंट है बोल के। रही बात रिसेंटली मणिपुर में बैठ के आप जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे खुद की उत्तराखंड में खुद की गवर्नमेंट है, अब उत्तराखंड से बीजेपी वॉश आउट होने वाली है बोल के बोले जो सरकार में है। उनको ये नहीं मालूम उत्तराखंड में खुद की गवर्नमेंट है बोल के, उनको ये नहीं मालूम तेलंगाना में बीजेपी वॉश आउट होने वाली है बोल के बोले, उनको ये नहीं मालूम तेलंगाना में BRS की सरकार है, आपका मुकाबला BRS से है बोल के। तो जबान फिसल जाती है, देखिए वो तो हर लीडर की बात नहीं है सर, विसल की बात प्राइम मिनिस्टर को भी बोलते हुए देखा है। आप पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स करने चाहिए, आप जो है अपने सीओलॉजिस्ट करने चले जाइए, आप लोग जितने भी ऑब्जर्वर्स है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, उनको सिर्फ यही बताएंगे। क्या राहुल गांधी जी तक ये बात नहीं पहुंच रही है? आप बताइए मेरे को कि भाई आप सिर्फ अपने रटे जैसा सिर्फ स्क्रिप्ट जो है अपने रीडर है बोल के, कुछ भी नहीं। आपको भी थोड़ा होमवर्क करना पड़ता, आपको भी थोड़े ग्राउंड रियलिटीज में ग्राउंड में आके मालूम करना पड़ता। बैठे बैठा आपके जो जनरल सेक्रेटरी है उनसे आप जो है स्क्रिप्ट लेते हैं और रीड कर देते हैं, इतना ही है आपका, और है कुछ भी नहीं। आप इंटेलेक्चुअलिटी से आप तो कभी बात ही नहीं करे, आपका ना स्टेज पे ना आपकी कोई अपने इस पे
मीडिया रिप्रेजेंटेशन पे, कुछ भी ऐसा नहीं करे आप। और रही बात बीजेपी की, इधर स्टेट में तो हमारे को कुछ लेना देना नहीं है बीजेपी का, और केंद्र में भी हमारे को कुछ लेना देना नहीं है बीजेपी से। बीजेपी क्या, हम साफ तौर पे हमारे जो बड़े पॉलिटिकल हायर का जो सो लीडरशिप से, उनसे हमको साफ तौर पे ये देखने को मिलेगा कि हमारे को बीजेपी की जो पोलराइजेशन जो सो क्या नाम है हमारे राजनीति है, उनको हम जो है सो अपने टोटल साइड रखते हुए सेक्युलरिज्म की और डेवलपमेंट की राजनीति बीआरएस पार्टी हमेशा करती है और हमेशा करेगी। टीआर निवास साहब, देखिए पोलराइजेशन की बात तो वो डिबेटेबल है, क्योंकि देखिए हम बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान की एकजुट होके, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि भाई संविधान एक है, निशान एक है, हमारा झंडा एक है, तो सब एक है इस संविधान के अंदर। वो बिल्कुल ठीक है, पर सर मैं देखिए आपको टोकूंगा, बिल्कुल सच बात है ये, मगर उसके बावजूद भी आसाम के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो कहते हैं कि तेलंगाना में सनातनी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सनातनी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। तो भाई सनातनी चीफ मिनिस्टर जो अभी केसीआर है वो सनातनी नहीं है क्या? इसका मतलब यह है कि पोलराइज करने की कोशिश तो होती है मजहब के नाम पर। वो आकर के जो है वो 4% रिजर्वेशन की, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस 4% रिजर्वेशन के ऊपर स्टे लगाया हुआ है। मतलब जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको इसके ऊपर स्टे लगा दिया। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो जेरे बहस है तो उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी बात हो रही है। चीफ मिनिस्टर आते हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार एक खास कम्युनिटी की तरफ इशारा करके दंगाई पूरी कम्युनिटी को बताते हैं, बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, कपड़ों से पहचान, पूरे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था देखे साहब कपड़ों से पहचानने की। तो मतलब ये बयानबाजी में, पोलराइजेशन में, मतलब आप ये मत कहिए कि दूध के धुले देश के सबसे बड़े राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री आपको जवाब का पूरा मौका है, आप भी बात करते हैं, सब बुलडोजर पे भी जवाब चाहिए। माननीय केसीआर साहब का एक 2018-19 में एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था, हिंदू गाड़ू बोंदू गाड़ू, वो बहुत फेमस हुआ निजामाबाद में। इसके वजह से उनको उनका बीआरएस सीट जो लोकसभा था वो लूज करना पड़ा। करीमनगर में भी यही असर हुआ। देखिए आप जब बोलते हैं आपको संभल के बोलना पड़ता है। देखिए आप सेक्युलरिज्म की बात करिए, हम भी करते हैं, मगर हम बोलते हैं ऑल इंडियंस आर वन। देखिए सनातन धर्म हमारा हिंदुस्तान की पहचान है, सनातन धर्म को आप मिटा नहीं सकते। जो आप सुन रहे हैं आवाज़ें, जो स्टालिन बोलते हैं वो एक मलेरिया है, डेंगू है, हम उसको मिटा के रख देंगे। और प्रियंक खरगे जो बोलते हैं ये मिटाना चाहिए ये सनातन धर्म, कि उसके खिलाफ ही बोलते हैं वो। ऐसे लोग जब बोलते हैं तो खुद ही पोलराइज कर रहे हैं, और ये हम नहीं कर रहे। बाकी जब ये लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमको ये बोलना पड़ेगा। भाई आप जरा पॉपुलेशन मेकअप देखिए, इंडिया का जो पॉपुलेशन मेकअप है 81-82% हिंदूज है, ये फैक्ट है, आप झुठला नहीं सकते। स्टिल वी आर सेक्युलर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं सवाल आपसे पूछूंगा कि बीजेपी जो है वो 5 बड़े मुद्दे लेकर के यहाँ पर आई थी तेलंगाना में। 5 दावे, मतलब दांव थे, कहा जाए 5 मुद्दे थे जिनके ऊपर बात हो रही थी, और उसमें ओबीसी सीएम बनाएंगे, ठीक है साहब, और जो रिजर्वेशन मिलता है दलितों को उसमें जो है वर्गीकरण वो करेंगे, मतलब कैटेगराइज उसको करेंगे, उसकी भी बात थी। और फिर हल्दी जो वो है खेती, हल्दी की जो खेती होती है उसके लिए भी एक नेशनल लेवल पर एक कमेटी बनाने की और ये सब करने की बात थी। तो अलग अलग ये मुद्दे थे। आपको क्या लगता है कि क्या मतलब ठीक है, आपने चूँकि दोनों लीडर्स ने ये बात मानी है कि सोशल मीडिया से जो है वो चुनाव नहीं जीते जाते, तो अगर हम इसको इसका दूसरा रुख ये देखें कि कहीं अंडर करंट तो नहीं है। पता चला कि जो रिजल्ट आए हैं बीजेपी जो है वो उभर करके निकल गई। उन 5 वादों का, 5 मुद्दों का क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखिए पॉलिटिक्स में कुछ भी मतलब नामुमकिन नहीं है। देखिए मैं एक बात पे मेरा उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की भी बात थी, और भी मतलब जो है उसमें एक बात पे मेरा बहुत विश्वास है जी। जनता जनार्दन है, और जो वो चाहेगी वही करेगी, ठीक है। और जो ये टर्मरिक बोर्ड का जो था, हमने जो वादा किया था वो अनाउंस भी हो चुका है, और उससे पीछे हम हटेंगे भी नहीं। करीमनगर, निजामाबाद, जो उस साइड के, और कामारेड्डी जो उस साइड के जो फार्मर्स हैं जो टर्मरिक करते हैं, टर्मरिक उगाते हैं, वो उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट में भी बहुत फ़ायदा है। और दूसरा ये है कि रिजर्वेशन जो दलित का था वो बहुत सालों से पेंडिंग था। SC/ST सब कैटेगराइजेशन बहुत सालों से पेंडिंग था। क्यों? वो वही जाने जो जिन्होंने वादा किया है, जिन्होंने मैनिफेस्टो में डाला। आज
जिस आज के दिन मैं ये बोलना चाहता, हमारे प्रधानमंत्री जी और इवन अमित शाह जी ने जो वादा किया है वो हम ऑलरेडी वो कहते हैं इंग्लिश में, ऑलरेडी द बॉल इज सेट इन मोशन। ऑलरेडी पेपर में भी आप रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, सेक्रेटरीज को बुला के ऑलरेडी वर्क स्टार्ट हो चुका उस पर, और मेरे हिसाब से ये इम्प्लीमेंट जल्दी ही होगा। फैसल साहब, तेलंगाना की जो 119 सीटें हैं, 45 सीटों पर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो थोड़ा दबदबा रखती है, और एक तरीके से जो है वो उनकी वहाँ पर मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूछ भी करती हैं, यानी उनसे मतलब बातचीत भी करती हैं, उनके बीच जाती हैं और उनके मसलों को समझती भी हैं। क्या लगता है आपको, चूँकि कांग्रेस ने भी जो है वो जो मैनिफेस्टो था उसका, उसमें बड़े बड़े वादे किए थे, वो वही तमाम चीज़ें थी, और उसका बजट बढ़ा दिया था, चाहे वो शादी का हो या फिर एजुकेशन का हो, वक्फ बोर्ड, वक्फ प्रॉपर्टीज़, मदरसा, तमाम जितने भी उनसे जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, बजट भी बढ़ा दिया था। क्या लगता है कि कितना असरअंदाज जो है ये 45 सीटें या 45 सीटों के मुस्लिम जो है वो करेंगे इंतखाबात को? देखिए, क्योंकि देखिए अब वक्त जो है वो मैंने पहले ही कह दिया, बार बार मैं इस बात को याद दिला रहा हूँ, क्योंकि कुछ हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अब कुछ असर नहीं होने वाला, वोट डाले जा चुके हैं। बिल्कुल, मैं यही स्पष्ट तरीके से ये बताना चाहूँगा कि तेलंगाना में हमारी बीआरएस पार्टी के कुछ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज रहते हैं जिस पे हम अमल करते हुए आ रहे हैं। जैसा कि आप वेरी करेक्ट बताए कि 35 सीट्स पे जो है माइनॉरिटी का डोमिनेशन है, 45 के, एंड उस पर जो है हमारे काम देखिए सर, आप जो हमारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे MLAs हैं वहाँ पर वो लोग कैसा काम कर रहे हैं माइनॉरिटी के प्रति, वो चाहे दलित रहने दो, वो चाहे सिख रहने दो, या चाहे क्रिश्चियन रहने दो, वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी का रहने दो, वो तरीके से हम काम को देखते हुए जो है उसको अपॉर्चुनिटी देते कि आगे बढ़ के स्पेसिफिक कम्युनिटी को नहीं, जो भी माइनॉरिटीज में आता उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसा रिप्रेजेंट कर रहा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, हम उसको देख के उसको टिकट दिया जाएगा। सेकेंड चीज मैं आपकी ये कहना चाहूंगा कि जब अपन बात करेंगे तेलंगाना में मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट की, तो आप देखने को मिलेगा कि भाई काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जो वाकई मुस्लिम्स के अपलिफ्टमेंट के लिए इंप्लीमेंट भी किए गए और हुए भी। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस जो वादे करती है, मैं यही बताना चाहूँगा कि भाई मैं ये इससे पहले की भी डिबेट्स में मैं हमेशा बार बार मैं यही कहता रहा कि जो अपने कर्नाटका को लेके जो मॉडल ऑफ कंडक्ट कर्नाटका में हुआ, कर्नाटका में मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पर का, जो बीजेपी का पोलराइजेशन चल रहा था, जो बीजेपी का जुल्म चल रहा था वहाँ पर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वहाँ पर जो है जाके कांग्रेस को डिफीट करने के लिए, बीजेपी को डिफीट करने के लिए कांग्रेस को मजबूरन चुनना पड़ा लोगों को। यहाँ वैसा नहीं है, बीआरएस के लिए आप ये कह रहे हैं, यहाँ पर नहीं है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कर्नाटका में भी वादे किए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बताइए कितने वादे इंप्लीमेंट हुए? आज भी वहां के फार्मर्स परेशान है, आज भी वहां पर लोगों को परेशान है। आप कुछ मुद्दे जो बोले थे वहां पर आज तक कुछ अमली में नहीं है। यहाँ पर आके आप एक लॉलीपॉप, एक चॉकलेट देंगे, वो तो यहाँ की तेलंगाना में भी लिटरेसी रेट ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी से मैं ये कहना चाहूंगा, तेलंगाना की पब्लिक भी नोन अपने आप में एक एजुकेटेड है, तेलंगाना समझदार है और बेदार है। ये चीज कहना चाहूंगा कि भाई यहाँ पर कोई झूठे वादे चलने वाले हैं नहीं। आज बता रहा हूं आपको, गवर्नमेंट लैक ऑफ फंड्स का जो है अपने फेस कर रही है कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटका में। यहाँ पर आके मैं जो है ये दे दूंगा वो दे दूंगा बोले तो ऐसा नहीं होता। पिछले जो 2014 से पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट को जो करना चाहिए था वो नहीं करी। अब 2014 के बाद हम जो 9.5 साल में हम जो करे उसको जो है रिपीट करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट चीखा मार रही है, तो चीखा मारने दीजिए, उनको बेवजह रोना रो। शायद अपनी कुछ गलतियों का एहसास हुआ होगा कांग्रेस को, इसीलिए। और मुझे ऐसा भी लगता है जिस तरीके से फ्रीबीज का जो एक सिलसिला चला है, बिजली फ्री, पानी फ्री, हालांकि एजुकेशन और हेल्थ का सिस्टम जो है वो नो डाउट वो फ्री होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को, मगर पढ़ाई इतनी ज्यादा महंगाई, इतनी महंगी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कॉन्वेंट में जाकर के या जो प्राइवेट स्कूल से उसमें जाकर के। तो वो दिल्ली एक मॉडल है नो डाउट। और यहाँ पर भी हमने मतलब तेलंगाना की बात करें, तकरीबन 49% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। एजुकेशन का सिस्टम जो है वो और ज्यादा बेहतर बनना चाहिए। टी.आर. श्रीनिवास साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले मैं आपकी बात सुनूंगा, उसके बाद फिर उसी पर आऊंगा। देखिए, उन्होंने एक शब्द यूज किया, बीजेपी को बहुत जुल्म हो रहा है। वो उस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रहता। ये ऐसे शब्दों का
इस्तेमाल राजनीतिक शिष्टाचार की तरफ दिखता नहीं। मैं कोई गलत इस्तेमाल नहीं करा, जो है। हिंदुस्तान बोल रहा है मैं वही बोला। जुल्म नहीं है ये, हिंदुस्तान जो बोल रहा है साहब मैं वही बोला। हकीकतन बीजेपी रूल स्टेट्स में देखिए आप, मॉब लिंचिंग से लेके बुलडोजर तक की राजनीति अगर कोई करते हैं बोले तो आप बीजेपी वाले करते हैं। लव जिहाद की बात करूंगा। आप लव आपका राजनीति लव जिहाद पाकिस्तानी स्पेस तो है ना साहब, स्पेस तो है। आप देखिए मैंने आप दोनों से फैसल साहब आप बात करिए, फैसल साहब टीआर साहब, देखिए मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी, अब जो भी बात होगी हम वो बात करें जिसका कुछ मकसद हो, जिससे कुछ फायदा हो, जो लोग हमें देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर उन तक कुछ पहुंचे, कुछ उन्हें मिले। ये बेकार की डिबेट करके मतलब ये देखे ये झगड़े वाली डिबेट है, ये हम करेंगे 24 के आसपास, ठीक है हम उस वक्त करेंगे। जो इल्जाम लगाए जो कोई बुरा नहीं बोला, ठीक है जुल्म हो रहा वो इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं, देखिए वो इश्यूज अपनी जगह है, पुरुष में दूंगा वो इश्यूज से ये भी बोलूंगा कि कभी इस पे एक डिबेट रखिए, हमारे पास भी फैक्ट्स है, मैं फैक्ट्स भी बात करूंगा साहब, मंदड़क आप बोल लीजिए। वो इश्यूज भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो इश्यूज भी हैं, उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल होगी उसके ऊपर भी। मगर आज हम बात कर रहे हैं इंतखाबात के दरमियान जो ये वादे किए जाते हैं, लोक लुभावने दावे या वादे किए जा रहे हैं, और आजकल तो ये एक फैशन चल पड़ा है। और जो वजीर आला हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के जो सरबराह भी हैं, उन्होंने शुरुआत की थी बिजली फ्री, पानी फ्री और एजुकेशन फ्री और एजुकेशन के हालात को बेहतर बनाने की, तो वहाँ से शायद जो है वो एक तरीके से चल पड़ा है। सब्सिडी दी जा रही है अलग अलग सूबों में, भाई आप जो है वो अलग अलग सूबों में क्यों सब्सिडी दे रहे हैं, तो आप सबके लिए कर दीजिए ना, वो हर एक सूबे में हर एक को हक है, हर एक नागरिक जो है वो टैक्स पेयर है, तो सबको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। टीआर श्रीनिवास साहब, ठीक है, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि ये जो फ्रीबीज का जो एक दौर चल पड़ा है, आप इसको किस तरीके से मानते हैं? जो टैक्स पेयर हैं क्या उनके साथ ये धोखा नहीं लगता आपको? देखिए जो भी आप फ्रीबीज देते हैं एक सोशो इम्पैक्ट एनालिसिस कहते हैं उसको, वो होना चाहिए। आपका जो परसेंटेज ऑफ जीएसटीपी जो कहते हैं उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए ताकि डेट ट्रैप में ना जाए, ठीक है। ताकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे हम तेलंगाना की बात करें, 2014 में हमको एक पका पकाया खिचड़ी मिला। अभी जो हमारा आरबीआई का जो डेटा कहता है 27.4% परसेंटेज डेट टू द जीएसडीपी है। अगर हम ये बोले हमने जो फ्रीबीज का जो बात की है बीजेपी का 50 से 60 हज़ार एनुअली बोलता है। अगर कांग्रेस की देखें वो उनका 1,50,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ का आसपास एनुअली उनका खर्चा है जी। मगर जो आवक कहते हैं, जो रिसिप्ट्स जो हमारे तेलंगाना के 2.1 लाख करोड़ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के जो उन्होंने ये बहुत बड़े लोक लुभाने वादे किए, आप वादे को पूरा करेंगे, आप सूद देंगे, असल को चुकाएंगे, क्या करेंगे? डेवलपमेंट करेंगे, क्या करेंगे? और निकलना तो पब्लिक की जेब से ही है, वो पेट्रोल और डीजल पे बढ़ा दिया जाता है पैसा। करेक्ट। और इससे और डेट ट्रैप में जाएगा, और जो हम जो कहते हैं, जो अल्टीमेटली जो तेलंगाना का प्रोग्रेस है और खतरे में जाएगा, क्योंकि कर्नाटका एक एग्जाम्पल है। जो वहाँ के किसान खुद आके तेलंगाना में ये कैंपेन कर रहे थे, भाई कांग्रेस, किसी को भी वोट दो, कांग्रेस को वोट मत दो। और आपने ये भी देखा वो जाके मगरमच्छ छोड़ के आ रहे हैं पावर स्टेशन में। हाँ, पर देखिए ये आप तेलंगाना की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, बीजेपी के जो मैनिफेस्टो है उसको देख लीजिए उठा करके, वहाँ पर भी वो तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। खुद वज़ीर आज़म इंतखाबात के दौरान एक रैली में कहते हैं कि 85 करोड़ परिवारों तक, फैमिलीज़ तक जो है वो फिर खाना पहुंचाएंगे, मतलब जो है वो जो राशन जाता था हर महीने जाएगा। तो क्या ये एक इतने बड़े मुल्क के लिए क्या ये ऐसा पैगाम कि हर मतलब जो है हर महीने 85 करोड़ फैमिलीज़ को आप खाना पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब 85 करोड़ फैमिलीज़ जो है वो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है? आप नहीं मानते कि वो इतना कमा पाएँ कि वो अपने लिए खाने का मतलब इंतज़ाम कर पाएँ? देखिए एक बात बताता हूँ, 2014 में जब कांग्रेस छोड़ के गई जी, आप जो आपके मुंसिफ टीवी देख रहे हैं जी, मैं उनको बोलूँगा कि आप फ्रेजाइल 5 इंडिया को गूगल करें जी। वो हमारे वर्ल्ड में 5 ऐसे इकोनॉमीज थे जो किसी भी वक्त ढहने वाले थे जी, और हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही दर्दनाक थी। आज हम 5वें नंबर पे हैं इकोनॉमी,
और 4 ट्रिलियन की इकॉनमी हो चुके हैं। और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और हमारा जो फूड रिजर्व्स और हमारी जो माली स्थिति है अभी वो बहुत अच्छा हो चुका है। और उसके कॉन्फिडेंस के हिसाब से, और जो मैं आपको फिर बोलता हूँ, इस पे सोशो इम्पैक्ट एनालिसिस जब होता है, इतना हम परसेंटेज और लीवरेज हम कर सकते हैं। जो जनता जनार्दन है, जहाँ पे जो पॉवर्टी लाइन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल है, जो हमने एलिमिनेट किया है, इवन वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी रिपोर्ट है, हमने एलिमिनेट किया, बहुत लाखों परिवार को बाहर निकाला है। ये एक उपलब्धि है हमारे गवर्नमेंट की, और हम और निकालना चाहते हैं, ताकि 5 साल के बाद जब हम देखें पीछे मुड़ के अगले टर्म में जब हम आएंगे, हम 2024 में आने वाले हैं, जब 5 साल मुड़ के देखेंगे, हम एक समृद्ध हिंदुस्तान चाहते हैं, भारत चाहते हैं, जिसमें हर वर्ग, हर व्यक्ति विशेष, हर धर्म विशेष सबको मौका मिले, सब ऊपर में। ठीक है। अच्छा, कुछ लीडर्स की बाइट्स हम सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा, चूंकि वोटिंग का सिलसिला जो है वो थम चुका है, कुछ लोग जो भी होंगे अलग अलग पोलिंग बूथ्स के ऊपर रह गए होंगे 5 बजे से पहले, उनको वोट डालने का अब उनका जो है वो चल रहा है। अदरवाइज वो 5 बजे वोटिंग का सिस्टम जो सिलसिला था वो खत्म हो चुका। कुछ लीडर्स जो है वो उनके बयान हम आपको सुनवाते हैं इस वक्त। ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నేను కూడా మా సొంత గ్రామ ప్రచారంలో నేను నా భార్య మా ఓటును ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రజల తీర్పే తిరోధారం కాబట్టి ప్రజలందరూ స్వచ్ఛందంగా ఎన్నికల్లో పాల్గొనండి, తమ అమూల్యమైన ఓటును వినియోగించుకోండి. ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఎవరు పరిపాలించాలి, ఎవరు పరిపాలించకూడదు అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి మీరందరూ స్వచ్ఛందంగా అన్ని వయసుల వారు, అన్ని జాతుల వారు, అన్ని మతాల వారు, సోదరి సోదరులు అందరూ ఎవరికైతే ఓటు హక్కు ఉందో వారందరూ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరొకసారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఆదర్శంగా ఉన్న సంగతి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. మున్ముందు కూడా ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో తెలంగాణలో పరిపాలన I voted for people who will take the state forward in a progressive manner. I appeal to all Hyderabadis and all citizens of Telangana to also come out and please exercise your franchise. The minimum you can do is to please come out and participate in the biggest festival of democracy. And I do humbly appeal because urban voters have not been coming out in big numbers. I do humbly appeal to all the urban voters to come out. Please vote, because only those who show up count. The rest don't in a democracy. So please do show up. Please do participate. Please do ensure that Hyderabad's numbers go up this time. Mari. I voted for people who will take the state forward in a progressive manner. I appeal to all Hyderabadis and all citizens of Telangana to also come out. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का खास प्रोग्राम 2024 का सेमीफाइनल। 2 खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और हम लगातार बात कर रहे हैं क्योंकि वोटिंग का जो सिलसिला है वो थम चुका है। 5 बजे ही जो गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक, मगर जो लोग पहुँच गए होंगे 5 बजे से पहले, वो वोट डालने का उनको पूरा मौका जो है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या जो यहाँ का इंतज़ामिया वो ज़रूर देगा, वो ज़रूर वोट डालने होंगे। मगर जो 3 बजे तक के आंकड़े थे वो थोड़े से परेशान करने वाले थे, मायूस कुन थे वो एक तरीके से कहा जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए और एक जमहूरी निज़ाम के लिए भी। महज 52% के आसपास ही 3 बजे तक वोट पड़े थे। अभी जो सरकारी आंकड़े हैं यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आंकड़े आने हैं 5 बजे तक के, उनका इंतज़ार हम सबको है। देखते हैं कि क्या कुछ रहेगा। 2018 की अगर हम बात करें तो
तकरीबन 67% जो है वोट पड़े थे उस वक्त, अब उससे ज़्यादा ही की उम्मीद की जा रही थी। मगर 3 बजे तक के आंकड़ों को देखकर लगता है कि हो सकता है कि 67 तक भी ना पहुंच पाए। तो ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी हमने बात की। कौन कौन से इश्यूज़ के ऊपर जो है यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मंशूर पेश किए, इस पर भी बात की। और क्या कुछ कमियाँ रह गई थी इस बार, किन चीज़ों की वजह से तलखियाँ आईं, दरारें पैदा हुई, दूरियां पैदा हुई, वो भी हम उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आगे ऐसा ना हो उसके लिए क्या कुछ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, मीडिया को और जो आम लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उनको क्या कुछ करना चाहिए। फैसल साहब, क्या लगता है आपको, अगर थोड़ा सा आकलन आप करें खुद की पार्टी का, आपको लगता है कि कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी थी या कुछ 2-4 बयान ऐसे थे तलखी भरे थे जो नहीं होने चाहिए थे, जिनको अवॉइड करना चाहिए था? है कुछ बातें जहन में आपके कुछ इस तरह की? जी नहीं, 2014 से लेके अब तक के 9.5 साल में हम ऑन रिकॉर्ड में ये कहना चाहूँगा, हमारे पार्टी की तरफ से ना पार्टी हाई लीडर्स के, ना पार्टी जो है सो नॉर्मल लीडर्स के ऐसे कोई बयान देखने को नहीं मिलेगा जो कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या स्पेसिफिक जो है सो समुदाय को जो है सो उनकी भावनाओं को और जो है सो अपने उनकी किसी भी तरीके से उनको हर्ट करे। जैसी रही बात डेवलपमेंट की, हम हमारे जगह पे बिल्कुल एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है, हमारी गवर्नेंस 100% सक्सेसफुल गवर्नेंस रही है। और रही बात कुछ वादे हम जो पूरे 2018 में करे थे, कुछ वादे हम 80% तक के वादों को रीच करें और 20% भी हमको रीच करना है। हम यही चीज़ पब्लिक के दरमियान में हाँ यही बोलते रहे कि हमको आने वाले टाइम पे ये मौका दीजिए ताकि हम वो 20% और आने वाले जो भी हम वादे करें हम उसको पूरा मुकम्मल तरीके से पब्लिक के दरमियान में लेकर आए और उनकी खिदमत का फिर से एक बार हमें मौका दे। TR श्रीनिवास साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मतलब ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है, आप जो है जो बोलेंगे बस वो ईमानदारी से बोलिएगा ताकि लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा पैगाम जाए। बहुत सारे लीडर्स की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, TRS के हों, BRS के हों, AIMIM के हों, और वो TRS BRS इसलिए मैंने कहा क्योंकि पहले TRS थी, BRS बन गई, तो बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो कन्फ्यूज़न में है कि TRS वापस TRS हो जाएगी या फिर BRS ही रहेगी, क्योंकि इनको जो है अपना दायरा बढ़ाना है। या फिर आपकी ही पार्टी यानी BJP के लीडर्स की तरफ से बयान आए हों। आपको लगता है कि कौन सी बातें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए था पॉलिटिकल लीडर्स को? देखिए, ऑन अ लाइटर नोट, जी, मैं ओरिजिनल TRS तो मैं ही हूँ क्योंकि TR श्रीनिवास मेरा नाम है। जी सो जोक्स अपार्ट, आपका मुंसिफ टीवी गल्फ में बहुत देखा जाता है और गल्फ में लोग बहुत देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं उनको ये आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, 2014 में आपकी जब सरकार आई थी आपने बोला गल्फ बोर्ड बनाएंगे और वो वादा रह गया आपकी तरफ से। मुझे को पता नहीं आपको किस वजह से आप फुलफिल नहीं कर पाए, मगर इस तरफ अगर हमारी भगवान करे हमारी सरकार बने तो हम गल्फ बोर्ड बनाएंगे और जितने भी तेलंगाना वाले जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका जो परेशानियां हैं, परेशानी है, उनको दुख दर्द में हम साथ देंगे, ये मैं वादा करता हूँ और हम वादे पे निभाएंगे ये बात। दूसरी बात जो मेरा सवाल था वो बयानों को लेकर के, और बयानों को देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी बयान देती है। और हम जब बात करते हैं गर्मी में देखिए कोई किसी के अगेंस्ट नहीं होता, ना हम एक राजनीतिक पार्टी है, ना हम किसी को एक दूसरे का गला पकड़ के बैठ नहीं रहे। ये राजनीतिक शिष्टाचार है। उसके बाद जब डिबेट खत्म होता है हम गले मिलके हंस के बैठ करके चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, अपने घरों को जाते हैं। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी होता है, राजनीतिक शिष्टाचार होता है। अगर समझ ले बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो, हम किसी के जानी दुश्मन नहीं है, हम भी इसी देश के बाशिंदे हैं और यहीं पे रह गए जैसे आप रह रहे। हम कोई किसी को निकाल नहीं रहा, कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा, बस ये है बोल रहे हैं भाई। पर आप देखिए, आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर आपकी पार्टी के लोग और उसमें मरकजी वजीर भी हैं, वो तो मुस्लिम तबके को वो पाकिस्तान का वीज़ा थमाए बैठे रहते हैं। मतलब उनको लगता है कि फ़ौरन चला जा रही है पाकिस्तान। देखिए, उनका व्यक्तिगत राय मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर पार्टी का हमारा राय है। हम प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं पसमानदा मुस्लिम्स जो कैटेगरी है उनको वो बढ़ावा देने के लिए बहुत ही प्रोग्राम्स लेके आए हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी ऊपर लाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स ले हैं। अगर हमारा मंशा होता कभी ऐसे तबके को खिलाफ जाने का, कभी करते नहीं करते।
इसलिए ये समझिए भाई, हम हर किसी को साथ लेके चलने वाले हैं। हम किसी को ना पीछे छोड़ेंगे ना आगे छोड़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मगर ये नारे दिए गए, पहला था सबका साथ सबका विकास, फिर सबका प्रयास सबका विश्वास, जुड़ते चले गए। मगर एक अनरिटन रूल बना दिया कि किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देंगे। ठीक है साहब, ये गलत बात है। तो उत्तर प्रदेश दिया, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बताइए ना किसको दिया। 2000 कितने काउंसलर्स 2000 देखिए सुन लीजिए सर, 2017 में कितने मतलब लोगों को विधायक के लिए टिकट दिया, 2022 में बता दीजिए किसको। सर देखिए, राजस्थान में इस बार नहीं दिया, जबकि राजस्थान की अगर आप रवायत देखें, वहां का सियासी निजाम देखें, मतलब बीजेपी का, वो हमेशा कम से कम 2-4 टिकट भी दिए हैं। 2013 का मैं जिक्र अक्सर करता हूं, 2013 का असेंबली जो है वहाँ 200 मेंबर रहते हैं असेंबली में, और उन 200 में सिर्फ 2 मुस्लिम थे, और आप हैरान होंगे दोनों बीजेपी से थे। कांग्रेस की सिर्फ 21 सीटें आई थी 2013 में, 2013 में सिर्फ 21 सीटें थी, 21 में कोई मुस्लिम नहीं था। 163 सीटें थी बीजेपी की, उसमें से 2 मुस्लिम थे। 4 टिकट दिए थे, 2 जीते थे, 2 हारे थे। इस बार एक भी नहीं दिया, क्योंकि अनरिटन रूल बना दिया। एक मैसेज देना है मेजॉरिटी को कि हम इनको टिकट नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। ये गलत बात है, ये गलत नहीं। बताइए ना किसको टिकट दिया था तेलंगाना में, बताइए किसको टिकट दिया है। ये देखिए एक बात बताता हूँ, ये गलत इंटरप्रिटेशन है, और ये पार्टी पे, लोकल पार्टीज पर डिपेंड करता है वो किसको टिकट दे। हम यहाँ से किसी को देना चाहिए था ना। देखिए, ये पार्टी का हिस्सेदारी होनी चाहिए। देखिए, पार्टी का डिसीजन है ये। पार्टी का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक अकेले धर्म का नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको जो रिसर्च कर रहे हैं, 4 सूबों में, मतलब अगर इनकी बात करें हम, मतलब राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की और तेलंगाना की, ठीक है, मिजोरम में को एक बार हम अलग रखते हैं कि भाई ठीक है वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को दिया नहीं दिया, पर हम इन 4 सूबों में बात करें तो क्या ऐसा क्या हो गया कि एक भी कैंडिडेट नहीं मिला था। तो ये सवाल होते हैं, और जाहिर तौर पर देखिए चूंकि ये फैसला जो है वो आपका नहीं है, वो सूबे की जो आपकी मतलब यहाँ पे कमेटी है या जो पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका ये फैसला नहीं है। फैसला जो है वो मरकज में बैठ करके लिया जाता है, जवाब भी जाहिर तौर पर उन्हीं को देना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।